नेपाल देश कभी भी किसी का गुलाम नहीं रहा है। नेपाल हमेशा से एक स्वतंत्र राज्य के रूप में रहा है, इसलिए नेपाल का कोई भी स्वतंत्रता दिवस भी नहीं है। लेकिन 20 सितंबर को नेपाल में संविधान लागू होने की खुशी में राष्ट्रीय स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी दिन सन 2015 में नेपाल धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया था, क्योंकि नेपाल 2008 तक अंतिम हिंदू राष्ट्र बना रहा था। लेकिन ये बात हमेशा से बहुत ज्यादा रोचक रही है कि भारत के साथ इतने करीब रहते हुए भी नेपाल कभी भारत का हिस्सा क्यों नहीं बना, और क्या है इस देश का इतिहास जिससे इसे आजीवन किसी और देश का गुलाम नहीं बनना पड़ा। आज के इस वीडियो में हम आपको इसी के बारे में बताएंगे। दोस्तों, शायद आपको पता हो कि नेपाल और भारत के बीच कितनी समानता है। नेपाल और भारत इतने पास होते हुए भी अलग देश कैसे हैं, और नेपाल भारत से कैसे और कब अलग हुआ, ये बात बहुत से लोगों के मन में आती है। तो इसको समझने के लिए आपको नेपाल का थोड़ा सा इतिहास देखना होगा। दोस्तों, नेपाल एक ऐसा देश था जो ब्रिटिश उपनिवेशवाद से बचा रहा। नेपाल कभी भी किसी देश का गुलाम नहीं रहा था, लेकिन साथ ही साथ नेपाल की राजनीति पर शुरू से भारतीय साम्राज्यों का प्रभाव रहा है। कहा जाता है कि हिमालय के क्षेत्र में इंसान का आना 10वीं सदी में ही हो गया था। उस समय वहाँ इंडो आर्यन जाति ने नेपाल और काठमांडू में प्रवेश करना शुरू कर दिया था। करीब 11वीं सदी में नेपाल के छोटे छोटे राज्य और राज्यों का संगठन बनना शुरू हो गया था। पुराने जमाने में नेपाल की बागडोर गुप्त वंश, सोमवंश, सूर्यवंश, लिच्छवी वंश जैसे भारतीय साम्राज्यों के हाथों में रही थी। इन साम्राज्यों के राजकाल बड़े गौरवपूर्ण रहे। लिच्छवी काल नेपाल राज्य की कला, शिक्षा, अर्थव्यवस्था और राजनीति के हिसाब से स्वर्ण युग रहा है। उस समय पूरा नेपाल संस्कृत भाषा में लिखता और बोलता था। यहाँ तक कि राजा खुद भी इसी बात से तय होते थे कि वो कितने विद्वान और संस्कृत भाषा के ज्ञानी हैं। 13वीं सदी की शुरुआत से पहले लिच्छवी वंश नेपाल से खत्म हो गया और फिर नेपाल में मल्ल राजाओं का आगमन हुआ। इस समय नेपाल में केंद्र शासन खत्म होने लगा और नेपाल काठमांडू, गोरखा, मकाबानपुर और तनहू जैसी छोटी रियासतों में बंटने लगा था। लेकिन इन सब के बावजूद नेपाल की हर राजनीतिक इकाई पर गोरखा राज्य का असर बहुत ज्यादा पड़ने लगा था। क्योंकि गोरखा बड़े बहादुर और शातिर लोग होते हैं, इसीलिए उन्होंने एक बार नेपाल पर आक्रमण करने और दुश्मन सैनिकों को गाजर मूली की तरह काट दिया। यही कारण था कि गोरखा राज्य में नेपाल के लोगों का जीवन बहुत सुखद चल रहा था। थोड़ा समय और बीता और नेपाल में मल्ल राजाओं के आपसी झगड़ों और देवी देवताओं के मंदिर की संपत्ति का निजी उपयोग करने से नेपाल की राजनीति पर बुरा असर पड़ने लगा। इसके साथ ही जनता का विश्वास भी अपने राजाओं से धीरे धीरे कम होने लगा था। इसी समय नेपाल में पादरी ईसाई धर्म का प्रचार करने लगे थे, क्योंकि पूरी दुनिया में ईसाई मिशनरियों ने काम करना शुरू कर दिया था और भारत में भी अंग्रेजों के आ जाने के कारण नेपाल में उन्हें अपना धर्म बढ़ाना सही लगा। क्योंकि 19वीं सदी आते आते नेपाल अपने आसपास ब्रिटिश भारतीय राज्य के छोटे छोटे रियासतों को हड़पने लगा था और इसी कारण नेपाल की ब्रिटिश साम्राज्य के साथ दुश्मनी हो गई थी। साल 1814 से लेकर 1816 तक अंग्रेज और नेपाली सैनिकों के बीच में भयंकर लड़ाइयां हुई। इसमें नेपाल को हार का सामना करना पड़ा। लेकिन यहाँ ये नहीं हुआ कि नेपाल गुलाम बन गया, बल्कि नेपाल ने ब्रिटिश साम्राज्य के साथ सुगौली की संधि की और इस संधि के तहत नेपाल का बहुत बड़ा भूभाग ब्रिटिश अधीन भारत में चला गया। संधि के तहत जो जमीन भारत में आई वो आज के हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और पश्चिम बंगाल राज्य का हिस्सा है। इसके साथ ही साथ इस समझौते में ब्रिटेन ने नेपाल को सुरक्षा देने की भी घोषणा की थी और उसे एक स्वतंत्र देश मानने के लिए तैयार हो गया, जिसके बाद काठमांडू में एक अंग्रेजी रेजिडेंस का निर्माण भी किया गया। इस प्रकार नेपाल हमेशा एक स्वतंत्र राष्ट्र बना रहा। लेकिन एक तरह से देखें तो आज भारत में नेपाल का कुछ हिस्सा जरूर शामिल है। इसके अलावा बतौर पड़ोसी देश नेपाल भारत के साथ हर कदम पर दिखाई देता है। लेकिन अभी कहानी में एक और ट्विस्ट है, क्योंकि पड़ोसी देश नेपाल भारत का हिस्सा हो सकता था, लेकिन उस समय भारत के प्रधानमंत्री रहे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया। अब आप हो सकता है कि नेहरू को गालियां देने लगे, लेकिन पहले थोड़ी और जानकारी देखते हैं कि अगर नेपाल भारत का हिस्सा होता तो आज क्या होता। नेपाल के भारत में विलय करने को लेकर नेपाल के राजा त्रिभुवन वीर विक्रम शाह ने नेहरू के सामने प्रस्ताव रखा था, पर उनके प्रस्ताव खारिज कर दिया गया। नेहरू ने बहुत कूटनीतिक तरीके से नेपाल से निपटारा किया था। नेपाल में राणा शासन की जगह राजशाही के बाद नेहरू ने लोकतंत्र को मजबूत करने में एक अहम भूमिका निभाई। दिलचस्प बात यह है कि नेपाल के राजा त्रिभुवन वीर विक्रम शाह ने नेहरू को सुझाव दिया था कि नेपाल को भारत का एक प्रांत बनाया जाए, लेकिन नेहरू ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। उनका कहना था कि नेपाल एक स्वतंत्र राष्ट्र है और उसे ऐसा ही रहना चाहिए। अगर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राजा त्रिभुवन वीर विक्रम शाह का प्रस्ताव मान लिया होता तो आज नेपाल भारत का एक राज्य होता
और भारत की तस्वीर कैसी होती वो आगे देखिए। क्योंकि नेपाल हिमालय की गोद में बसा एक छोटा सा देश है, यहाँ के हसीन नज़ारे हर किसी को मोह लेते हैं। साथ ही साथ नेपाल साउथ एशिया का सबसे पुराना देश है और यहाँ 123 भाषाएं बोली जाती हैं। भारत और नेपाल ऐसे देश हैं जिन्हें आपस में सभ्यता और संस्कृति साझा करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दोनों देशों की संस्कृति और रीति रिवाज एक दूसरे से बहुत मेल खाते हैं। दोनों देशों के बीच धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक तौर पर साझी विरासत है। नेपाल की संस्कृति पर भारतीय, तिब्बती और मंगोली संस्कृतियों का प्रभाव है और नेपाल की संस्कृति विश्व की सबसे समृद्ध संस्कृतियों में से एक है। दोनों देशों के बीच रोटी बेटी का संबंध माना जाता है। दोनों देशों के बीच धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत एक सी है। अगर भगवान राम भारत के हैं तो माना जाता है कि राजा जनक और सीता नेपाल के हैं। अगर महात्मा बुद्ध को ज्ञान और मृत्यु की प्राप्ति भारत में हुई थी तो उनका जन्म लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। भारत में लाखों नेपाली रोजी रोटी कमा रहे हैं और यहीं रह रहे हैं। नेपाल में भी लाखों भारतीय रह रहे हैं। दोनों देशों में हिंदी बोली जाती है। काशी का विश्वनाथ मंदिर और काठमांडू का पशुपतिनाथ मंदिर दोनों देशों की एकता को दिखाता है। अगर नेपाल भारत का हिस्सा होता तो आज इन सब के बावजूद भारत को जो कूटनीतिक मदद मिलती उसका कारण नेपाल की सीमा होती, क्योंकि नेपाल की सीमा 3 तरफ से भारत से जुड़ी है और एक तरफ तिब्बत की सीमा लगती है, जिससे चीन के बढ़ते असर पर कंट्रोल करना आसान होता। आयुर्वेद, योग, ज्योतिष भारत और नेपाल दोनों देशों के लिए समान है, लेकिन नेपाल में इन सब चीजों के लिए एक बेहतरीन स्पेस मिलता है। अगर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राजा त्रिभुवन वीर विक्रम शाह का प्रस्ताव मान लिया होता तो माउंट एवरेस्ट, पशुपतिनाथ मंदिर और जानकी मंदिर सब भारत के पर्यटन क्षेत्र के मुख्य हिस्से होते। और सबसे ज्यादा माउंट एवरेस्ट, जो कि दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है, जिससे ये पर्यटन के साथ साथ पूरी दुनिया का आकर्षण भी भारत को मिलता है, जिससे भारत के पास भी पर्यटन से बहुत पैसे कमा पाने का मौका होता है। चीन अक्सर भारत को दबाने के लिए नेपाल पर अपनी पकड़ मजबूत करता रहता है, जिसके कारण अगर नेपाल भारत का ही हिस्सा होता तो ऐसी नौबत ही नहीं आती। खैर, इसके अलावा भी नेपाल का भारत का हिस्सा बनने से भारत को कई स्तर पर लाभ हो सकता था। आपको क्या लगता है, आज अगर नेपाल भारत का हिस्सा होता तो क्या तस्वीर होती? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।